द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज एक दफ़ा फिर मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं ऋषि भारद्वाज जी। जैसे आप जानते हैं कि वो अमेरिका में पीएचडी कर रहे हैं। ऋषि जी, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस की। तो उनको कैसे कंपेयर करते हैं आप? अगर हम शुरू करें ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशंस से, पाकिस्तान में इसका बहुत चर्चा होता है जिसको कहते हैं करारदाद मकासद, और ये 7 मार्च को लियाकत अली खान ने पेश की थी और सिर्फ 4 दिन उस पर डिस्कशन हुई और ये 12 मार्च 1949 को अडॉप्ट कर ली गई। जबकि इंडिया की जो थी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, उस पे कोई 40 दिन तक डिस्कशन हुई और ये 22 जनवरी 1947 को यूनानिमसली अडॉप्ट कर ली गई। जबकि पाकिस्तान की जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन थी, वो सिर्फ 21 मेंबर्स ने उसके हक में वोट दिया था। टोटल मेंबर्स उस वक्त 75 थे असेंबली के। तमाम नॉन मुस्लिम मेंबर्स ने उसके अपोज किया खिलाफ था वोट उसे। दिया था। उन्होंने यस। कुछ अमेंडमेंट्स प्रपोज की थी, लेकिन वो अमेंडमेंट्स सारी की सारी रिजेक्ट कर दी गई। इस पे पीटीआई के एक लीडर हैं हामिद खान, उन्होंने एक किताब लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री जो है पाकिस्तान की। उसमें उन्होंने लिखा है कि ये बड़ा नामुनासिब था कि उनकी एक भी अमेंडमेंट को पजीराई ना बख्शी गई, एक अमेंडमेंट को भी एक्सेप्ट ना किया गया। तो आप कैसे देखते हैं इन सब डेवलपमेंट्स को? देखिए, जो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मुलेशन है, वो वैसा ही था जैसे कि पाकिस्तान मूवमेंट था ओवरऑल, कि किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान का मतलब क्या है और पाकिस्तान मूवमेंट से क्या हासिल होने वाला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान किस तरह का मुल्क होगा। तो वैसा ही पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होता है कि किसी को भी नहीं पता था कि हमें किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अब मसलन कि जिन्ना ने कहा था इस्लामिक डेमोक्रेसी के बारे में, इस्लामिक सोशलिज्म के बारे में, पर किसी को भी जो है ये क्लियर नहीं थे ये टर्म्स कि इनका आखिर मतलब होता क्या है। और वही जो कंट्राडिक्शन जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में देखने को मिल जाएंगी कि जब ये पास किया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो जितने भी नॉन हिंदू मेंबर्स थे उन्होंने अपोज किया था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में क्या था कि ऑल नॉन सॉवरेनिटी बिलोंग्स नॉन टू गॉड। मुस्लिम मेंबर्स नॉन मुस्लिम मेंबर्स ने अपोज किया। या सो नॉन मुस्लिम मेंबर्स ने अपोज किया। सो लाइक उसमें ये था कि ऑल सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड। तो इसको अपोज किया और कहा कि ये तो सेक्युलरिज्म का जो विजन है मोहम्मद अली जिन्ना का, उसके अगेंस्ट है। और सभी नॉन मुस्लिम मेंबर्स ने अपोज किया था। तो वहीं से कंट्राडिक्शंस जो है वो स्टार्ट हो गए थे। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्मूथली बन गया कि दिसंबर 9 1946 को पहली मीटिंग हुई और दिसंबर 13 को, केवल 5 दिन के बाद जो है जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पेश कर दिया था। और अगर आप वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को देखें और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को देखें, तो उसमें ऑलमोस्ट इट्स प्रीटी मच सिमिलर। तो जो प्रीएम्बल का बेस है वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया वो बना जाके, और उसे 1 महीना वेट किया गया कि मुस्लिम लीग आ जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो हम पास कर देंगे। पर जब देखा कि वो नहीं आ रहे हैं तो फिर जनवरी 1947 में उसे पास कर दिया गया और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन की जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। और वो बी एन राव ने पहला ड्राफ्ट जो है वो 19 आई थिंक 47 में ही पेश कर दिया था। ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी जिसके चेयरपर्सन वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और उन्होंने जो है वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को में अमेंडमेंट्स और जो करना था वो किए, और फिर वो जो है लोगों के सामने पेश किया गया कि मतलब लोग उस पर अपने कमेंट्स दें। इट वाज फॉर लाइक फॉर 9-10 मंथ्स कि लोग कि पीपल ऑफ इंडिया के क्या उस पर थॉट्स हैं, वो अपने कमेंट्स दें और अपने रिकमेंडेशंस जो अमेंडमेंट्स वो चाहते हैं वो दें। वो प्रोसेस हुआ। उसके बाद फिर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने फिर से अमेंड किया और फिर क्लॉज बाय क्लॉज जो है उस पर चर्चा हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और हर क्लॉज को डिस्कस किया गया। और सबसे जो मेन जो मुद्दा था वो प्रीएम्बल का था कि प्रीएम्बल को सबसे लास्ट में पास किया गया। और उसमें यह था कि काफी सारे मेंबर्स चाह रहे थे कि गॉड का नाम और महात्मा गांधी का नाम जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मेंशन हो। पर इस पर राजेंद्र प्रसाद जो कि चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनके कुछ रिजर्वेशंस थे।
उन्होंने कहा कि गॉड का नाम और महात्मा गांधी का नाम काफी जो है वो हाई स्टैचर का है, तो हमें उसको डिस्कस नहीं करना चाहिए इस असेंबली में कि वो शामिल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं होना चाहिए। बट फिर भी कुछ मेंबर्स चाह रहे थे कि शामिल हो, तो उसमें जो है एक मेंबर ने कहा कि ठीक है, अगर आप गॉड का नाम शामिल कर रहे हैं तो इसमें आपको ये बताना चाहिए कि कौन सा गॉड है। एक मेंबर ने ये कहा कि मैं तो गॉड को मानता ही नहीं हूं, मैं तो गॉडेस को मानता हूं। सो जो है गॉड के नेम को जो है रिजेक्ट कर दिया। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने महात्मा गांधी के नाम पर भी बात हुई कि महात्मा गांधी का नाम जो है वो शामिल किया जाए कि नहीं। तो एक मेंबर थे, उन्होंने ये कहा कि ये कोई गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं कि महात्मा गांधी के जो है आइडियोलॉजी पर बेस्ड हो। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और यूएस सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उस पर बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर मान लीजिए हम आज शामिल करते हैं महात्मा गांधी का नाम और कल को जो है अमेंड करता है कॉन्स्टिट्यूशन और इस नाम को हटा देता है, तो ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाएगी महात्मा गांधी की। तो ना गॉड के नाम को शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और न ही जो है महात्मा गांधी के नाम को शामिल किया गया, जबकि पाकिस्तान में जो है गॉड के नाम को भी शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और मोहम्मद अली जिन्ना के नाम को भी शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में ही इतने साल लग गए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल में रेडी हो गया, जबकि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को 7 साल लगे बनने में। 1956 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना और वो मुश्किल से 2 साल चल पाया और 1958 में वो एब्रोगेट हो गया। और फिर 1962 में अयूब खान नया कॉन्स्टिट्यूशन लाए जो कि 1969 में एब्रोगेट हो गया। और फिर तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का 1973 में आया जो कि 1977 में एब्रोगेट हो गया। तो कोई भी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 10 साल भी नहीं चल पाया है। सो इट शोज कि कितना जो है वीक लीगल फ्रेमवर्क था पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि कभी चल ही नहीं पाया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बार जो 1950 में एनफोर्स हुआ वो आज तक चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान का जो है ना पहला कॉन्स्टिट्यूशन वो 9 साल के बाद बना था और जो पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो अक्टूबर 1954 में डिसॉल्व कर दी गई। और आज भी पाकिस्तान में बहुत से लोग ब्रेस्ट बीटिंग करते हैं कि जी वो असेंबली जो है अगर डिसॉल्व ना की जाती तो पता नहीं पाकिस्तान में घी शहद की नहरें बह रही होती। हालांकि वो इतनी इनकॉम्पिटेंट असेंबली थी कि जो 7 साल में आईन ना बना सकी या और उस पे मौलाना मौदूदी, सोहरवर्दी, इस तरह के जो लीडर्स थे सख्त तनकीद कर रहे थे। और इसी असेंबली ने 1949 मार्च 49 में ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो उस वक्त गवर्नर जनरल थे, उन्होंने लियाकत अली खान के कहने पर 24 मेंबर एक बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनाई थी जी। और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी 28 सितंबर 1950 और उन पे इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि वो हाँ खास तौर पे ईस्ट पाकिस्तान से, और उसको फिर शेल्फ करना पड़ा उस कमेटी की रिपोर्ट को। और नवाए वक्त जैसे अखबार ने ये लिखा कि ये चार्टर ऑफ पीपल्स स्लेवरी है, यानी गुलामी की एक दस्तावेज है ये जी। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि मेन जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, एक तो ये है कि सेकुलरिज्म का जो लफ्ज है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था और ये मिसेस इंदिरा गांधी ने 1976 में डाला। एम आई राइट? ये बात सच है, पर आप डिबेट्स में जाएंगे तो सैकड़ों बार सेकुलर वर्ड का और सेकुलरिज्म का यूज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और एक मेंबर ने तो ये भी कहा था कि हमें सेकुलरिज्म को मेंशन ही नहीं करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही सेकुलर है। और इसका प्रूफ अगर आप देखना चाहें तो आर्टिकल 25 to 28 में आप देख सकते हैं जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को एस्पाउस करता है। और उसमें साफ साफ ये लिखा है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा कोई भी। और ये जो फंडामेंटल राइट्स कमेटी थे इसके चेयरपर्सन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द मेन बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सर उन्हीं की जो कमेटी थी उनकी रिकमेंडेशंस पर ये आर्टिकल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए। तो पूरा मतलब देश ही कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलरिज्म है। और जहां ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है और लाइक फ्रीडम इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स की बात करता है, वो तो नॉन मुस्लिम्स को जो है डिस्क्वालीफाई कर देता है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट।
सो दो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं उससे वो उन्हें डिस्क्वालीफाई करता है। और भी काफी सारी चीजें हैं पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इन द ग्लोरी ऑफ इस्लाम। तो ये क्लॉज ऐड करने का मतलब ही क्या हुआ? और अगर आपको ऐड करना है तो इन द ग्लोरी ऑफ ऑल रिलीजन्स करिए। अब एक रिलीजन को क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं? तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ऑब्जेक्शनेबल हैं। और ऑन द लाइक इवन जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको एंट्रिम कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसमें भी जो है उसमें आप बात करते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की, बट आर्टिकल 7 में ये लिखा है कि कोई भी इंडिविजुअल या पॉलिटिकल पार्टी को जो है ये व्यू एस्पाउस करने की फ्रीडम नहीं होगी कि पाकिस्तान में एक्सेशन के अलावा कोई जो है वो व्यू एस्पाउस कर सके। तो उसमें भी कई सारे आपको कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिल जाते हैं। सो लाइक और 1956 एंड 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्टेट रिलीजन नहीं था पाकिस्तान का। 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने जो है स्टेट रिलीजन को स्पेसिफाई किया कि इस्लाम विल बी द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। और इवन 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में नाम भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं था, ओनली रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, जो कि आई थिंक 1 साल के बाद अमेंडमेंट लाए अयूब खान और फिर उसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान किया गया। सो आप देख सकते हैं कि इस्लामाइजेशन ग्रेजुअली बढ़ता गया पाकिस्तान में। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये कहा गया था कि प्रेसिडेंट का मुसलमान होना जरूरी है, और आर्टिकल 25 है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इंश्योर करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लेकिन उसमें बहुत ही ढीले ढाले अंदाज में, बड़े टैपेड अंदाज में इक्वालिटी की बात की गई है। और सेंटेंस ये है, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी रिलीजन उसमें मेंशन ही नहीं है। मेंशन नहीं है रिलीजन का, बिल्कुल भी नहीं है। तो जबकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Yes. और आर्टिकल 17 जो है वो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। Yes. अच्छा, ऋषि, इसके अलावा जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो ओथ लेते हैं, नॉट ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो उसमें क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? मसलन हमारे यहाँ एक ये सेंटेंस कहना पड़ता है हमारे तमाम मेंबर्स को, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, I will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan. Yes. जी, आपके यहाँ क्या है? ये देखिए, ये इसी पर मैं कहना चाहूंगा कि ये देखिए कितना वेग है कि आई शैल स्ट्राइव टू प्रिजर्व द इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो पहली बात तो इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या है ये डिफाइन करना चाहिए, यही डिफाइंड नहीं है। तो इतना वेग टर्म है इस्लामिक आइडियोलॉजी, व्हाट इज इस्लामिक आइडियोलॉजी, इसको डिफाइन करना चाहिए था। यही ऐसी ही एक बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उठी थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नथिंग गोज विदाउट सेइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रहे हैं, इट शुड बी वेल डिफाइंड। ऐसे ही कोई भी वेग टर्म आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में। और दूसरी बात ये कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो क्यों बिलीव करेंगे इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में, वो क्यों इस्लामिक आइडियोलॉजी में बिलीव करेंगे और उसको स्ट्राइव करेंगे प्रिजर्व करने के लिए? तो ये एक और कॉन्ट्रडिक्शन है कि जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप इस्लामिक आइडियोलॉजी की बात करते हैं, और इस्लामिक आइडियोलॉजी क्या है ये भी आप डिफाइन नहीं करते हैं। तो शुरू से ही पाकिस्तान में काफी ग्लेयरिंग कॉन्ट्रडिक्शंस रहे हैं, पाकिस्तान मूवमेंट में भी और पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में भी, और इवन जो पाकिस्तानी जो ओवरऑल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसमें भी आपको कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को आज भी मिल जाते हैं। सो ये कई सारे फैक्टर्स हैं और इसीलिए पाकिस्तान में कभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन चल ही नहीं पाया कि इस्लामिक डेमोक्रेसी क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, ये किसी को नहीं पता था, ना 1940s में पता था और ना आज पता है। और इवन मोहम्मद अली जिन्ना को भी नहीं पता था क्या है। एंड ही वाज मोहम्मद अली जिन्ना वाज नॉट अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। वो इश्तियाक अहमद ने तो जो है इस पर रिसर्च भी की है और ये कहा है कि वो सिर्फ लॉ बुक्स ही पढ़ा करते थे अपने प्रोफेशनल करियर के लिए और उसके अलावा वो दूसरी बुक्स नहीं पढ़ते थे, तो उन्हें ज्यादा हिस्ट्री का या रिलीजन का नॉलेज नहीं था।
So yeah, in a sense you can say that Pakistan movement was an anti-intellectual movement also. Anti-democratic तो था ही, जो मैंने पहले कहा है, बट वो एक anti-intellectual movement भी था, जो कि ह्यूमन इंटेलेक्ट को जो है निगेट करके ये मुल्क वजूद में आया है। एंटी एंटी डेमोक्रेटिक कैसे था ये? हमारे यहाँ तो दिन रात ये कहा जाता है कि जी पाकिस्तान मूवमेंट जो थी वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी और मुसलमानों की जो एस्पिरेशंस थी उनको रिफ्लेक्ट करती थी। आप कह रहे हैं ये एंटी डेमोक्रेटिक थी? देखिए, पाकिस्तान क्यों बना? पाकिस्तान इसलिए बना कि मुस्लिम्स जो माइनॉरिटी में थे इंडिया में, वो अनकंफर्टेबल थे कि इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाए और हम माइनॉरिटी में ही रहें। तो इस वजह से जो है वो पाकिस्तान वजूद में आया है। ये वजह थी पाकिस्तान के वजूद में आने की। पर मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि जो मेजॉरिटी में है उसी के ना वोट ज्यादा रहेंगे। जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी स्टेटस कैसे एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं जी हम तो जो है वोट डालेंगे ही नहीं, सिर्फ आपको ही वोट डालने का राइट होगा। अमेरिका में व्हाइट अमेरिकन के ही ना वोट ज्यादा है क्योंकि वो मेजॉरिटी में है। तो ये तो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल है, वन मैन वन वोट। तो जिसके वोट ज्यादा होंगे वही मेजॉरिटी में रहेगा। पर मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स को, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स को ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी कि जो है एक हिंदू मेजॉरिटी जो है इंडिया में हम रहें। तो अब इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है कि या तो हिंदू वोट डालने ही ना जाए, एक अल्टरनेटिव तो ये है। और दूसरा अल्टरनेटिव ये है कि जो है फिर से मुगल एम्पायर या उस तरह की चीज आ जाए, या तीसरा अल्टरनेटिव ये है कि पार्टीशन हो जाए। तो यही पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। अच्छा, मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बार कहा भी था कि आप हमें पूरे इंडिया की जो है वो कमान दे दें और फिर हम आपको रूल करके दिखाएंगे कि कैसे जो है इक्वालिटी से और जस्टिस के साथ रूल किया जाता है। तो इस हद तक एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। मतलब हिंदुओं को पॉलिटिकल पावर देना और उनके साथ पॉलिटिकल पावर शेयर करना, ये जो है ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स को एक्सेप्टेबल नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं कि ये एंटी डेमोक्रेटिक मूवमेंट था। हाँ, ये बात जो आपने की कि जिन्ना साहब ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान हमें दे दें फिर हम आपको रूल करके दिखाएंगे, तो उस पे कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई जब पाकिस्तान बन गया तो उसको रूल करने का कोई ऐसी कोई ग्लोरियस एग्जाम्पल तो कायम नहीं हुई। ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा शिकायत रही, पहले तो लैंग्वेज के इशू पे थी कि जी हमारी लैंग्वेज को एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा, और उसके बाद फिर ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी लाया गया, वन यूनिट बनाया गया, पूरे वेस्ट पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस थे उनको एक यूनिट बना दिया गया और ईस्ट पाकिस्तान को एक यूनिट बना दिया गया। और मकसद क्या था कि बंगालियों की जो मेजॉरिटी थी, देवर 54% और 55%, यस। और उसको 50% पे लाया गया। तो ये तो बड़ी ज्यादती थी उनके साथ, और बड़ा इवन वेस्ट पाकिस्तान में भी छोटे सूबों में इसके खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। तो वन और यूनिट स्कीम, यस। वन यूनिट के खिलाफ जी। अच्छा, इसके अलावा क्या कहेंगे आप? जी जी, इवन जो जोगिंदर नाथ मंडल के बारे में जो कहा जाता है कि जो पहले लॉ मिनिस्टर थे और उनको इतना पावर था, उनको इतनी इज्जत दी गई, ये वो, उनको कोई भी पावर नहीं था। और ये हाल हुआ कि 2 साल बाद उनको पाकिस्तान जो है वो छोड़ के आना पड़ा इंडिया। ही रिजाइंड और उन्हें इंडिया आना पड़ा। और उन्होंने लिखा अपने रेजिग्नेशन लेटर में, जो कि गूगल पे भी अवेलेबल है और हर जगह अवेलेबल है। उसमें लिखा कि पाकिस्तान इज अ कर्स्ड लैंड फॉर हिंदूज। हिंदुओं का कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। और लिखा कि ईस्ट बंगाल हैज बिकम अ कॉलोनी ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। मतलब ये बात 1950 में वो लिख रहे हैं कि ईस्ट बंगाल जो है वो वेस्ट पाकिस्तान की कॉलोनी बन गया है। तो इस हद तक डिस्क्रिमिनेशन था और तभी से, मतलब शुरुआत से ही था। और इसको 20 साल तक बंगाली बर्दाश्त करते रहे। और एक तो पहली बात वो मेजॉरिटी में थे, पर कभी डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ ही नहीं पाकिस्तान में, 23 साल तक नहीं हुआ। और 1958 में जब से आर्मी का रूल आया, तब से तो बंगालीज पूरी तरह से ही पावर स्ट्रक्चर से बाहर हो गए, क्योंकि बंगालीज थे ही नहीं आर्मी में, हार्डली 5-10% थे, और वो भी टेक्निकल पोजीशंस पे। बंगालीज को रिक्रूट किया ही नहीं जाता था, ये समझ के कि ये तो कमजोर लोग हैं और ये तो नाटे हैं, ये क्या लड़ सकते हैं। सो इट वाज डोमिनेटेड बाय वेस्ट पाकिस्तानीज, पंजाबीज एंड पठान्स स्पेसिफिकली। तो 1958 में तो तक भी वो थोड़ा बहुत थे पावर स्ट्रक्चर में, बट उसके बाद तो वो पूरी तरह से बाहर हो गए और कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ ही नहीं। और पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन 1970 में हुआ,
जिसमें अवामी लीग की मेजोरिटी आई, पर उसको पावर देना जो है वो मंजूर नहीं था वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप को, स्पेसिफिकली जुल्फिकार अली भुट्टो को, और पावर देने से मना किया। और जब वहां पर अनरेस्ट हुआ तो फिर जो है एक जेनोसाइड लॉन्च कर दिया गया। ये सोच थी कि हिंदू रिस्पॉन्सिबल है सारे जो है ये फसाद के पीछे, तो हम जितने चाहे हिंदुओं का कत्ल करेंगे और बाकी हिंदू है वो डर के खुद ही इंडिया भाग जाएंगे, तो पाकिस्तान से बांग्लादेश से या ईस्ट बंगाल से हिंदू खत्म हो जाएंगे और तब जो है वहां पर ईस्ट बंगाल में पीस आ जाएगी। तो ये पूरा गेम प्लान था। बट आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या हुआ, बांग्लादेश बना। और आज देखिए बांग्लादेश कहां पर है और पाकिस्तान कहां पर है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन जो है पहले एक्चुअली ज्यादा थी पाकिस्तान से, आज जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन 1.5 गुना ज्यादा है बांग्लादेश से। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ है तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन 16 करोड़ है। 17 करोड़ जी। हाँ भाई 16-17 करोड़, लगभग 1.5 गुना। और वहीं आप जीडीपी देखें तो पाकिस्तान की मुश्किल से $300 बिलियन है और वहीं बांग्लादेश की अब $400 बिलियन है, जो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी जो है कुछ सालों में ही वो $1 ट्रिलियन भी टच कर जाएंगे। तो देखिए, और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का रेट ऑफ ग्रोथ भी पाकिस्तान का 2% है। पाकिस्तान हर साल 50 लाख लोगों को अपनी पॉपुलेशन में ऐड कर रहा है, जबकि इंडिया ने पॉपुलेशन को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। पॉपुलेशन ग्रोथ को बांग्लादेश ने कंट्रोल कर लिया है, बट हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में देखी जाती है। बाकी पूरे साउथ एशिया में कंट्रोल हो चुकी है। इवन कि ईरान में भी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन काफी कम है, जो कि एक थियोक्रेसी आप कह सकते हैं। सो इट शोज कि पाकिस्तान में किस हद तक रिग्रेसिव थिंकिंग पाई जाती है, जो कि आज से ही नहीं शुरू से ही है। और ये जो क्या बोलते हैं लाइक जिहाद और ये सब की जो है थिंकिंग भी, ये सब भी 1940s से ही आई है। कि जो इलेक्शंस हुए थे 1946 के, उसको बैटल ऑफ पानीपत कहा गया और ये कहा गया कि मुसलमानों को जीतना ही है, और इस तरह की जो है इमेजरी पेश की गई। जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तो उसको भी जिहाद कहा गया। सो यू कैन सी द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, और वही आज रिफ्लेक्ट होता है पाकिस्तानी सोसाइटी में। जी ऋषि, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 3 जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें एक कम्युनिस्ट प्रिंसिपल भी दिया गया है। और दिस आर्टिकल रीड्स, द स्टेट शैल इंश्योर the elimination of all forms of exploitation and the gradual fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability to each according to his work। ये अलग बात के इस पे कभी अमल नहीं हुआ। इसी तरह फ्यूडलिज्म की आज तक है पाकिस्तान में। जी, इसी तरह फ्यूडलिज्म की आज एक तक है, लैंडलॉर्ड्स आज तक है, आज तक एबॉलिश नहीं किया गया। और जवाहरलाल नेहरू ने तो कहा भी था कि वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ पार्टीशन ये भी था, क्योंकि इन लोगों को पता था कि इंडिया में जमींदारी खत्म कर दी जाएगी। और मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे वो काफी सारे लैंडलॉर्ड्स थे, तो इससे भी वो लोग अनकंफर्टेबल थे कि हमारी तो सारी जमीनें ही चली जाएंगी। तो एक ये रीजन भी था कि जो है मुस्लिम लीग पार्टीशन को इतना उन्होंने प्रोपेगेट किया कि जमींदारी खत्म हो जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा। तो इसीलिए देखिए इंडिया में 2-3 साल में इंडिया ने जमींदारी खत्म कर दी। वही पाकिस्तान में आज तक फ्यूडल सिस्टम है, आज तक फ्यूडलिज्म है पाकिस्तान में। तो या कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक मॉडर्न जमाने की कंट्री नहीं है। पाकिस्तान अभी भी मिडिल एजेस में रह रहा है, और वही रिफ्लेक्ट भी हो रहा है पाकिस्तान की जो हालत हो रही है, और मतलब कोई भी सुधार की गुंजाइश नहीं दिखती है। सो यू कैन सी कि इट्स नॉट अ कंट्री ऑफ 21st सेंचुरी। वो आज भी मुगल एम्पायर के जमाने में जी रहे हैं। ये पाकिस्तान की जीडीपी जो है सिंगापुर से भी कम है, हांगकांग से भी कम है। इजराइल जिससे इतनी नफरत करते हैं पाकिस्तानी, या काफी सारे पाकिस्तानी, सब तो नहीं, इजराइल से भी कम है पाकिस्तान की जीडीपी। और तो इसराइल की तो पॉपुलेशन जो है वो 9 मिलियन है। 9 मिलियन, 1 करोड़ भी नहीं है जी। और जहां पाकिस्तान 24-25 करोड़ का मुल्क है, तो उनकी टोटल जीडीपी जो है वो इजराइल से भी कम है। सो दिस शोज की लाइक आपका जो फोकस है वो मतलब लाइक पाकिस्तान इज अ रिविजनिस्ट स्टेट, या आपका फोकस ही मिडिल एजेस में है। आप मिडिल एजेस से आगे आप बढ़ ही नहीं पाए हैं।
सो पॉलिटिकली बैकवर्ड हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, सोशली बैकवर्ड हैं, मेंटली बैकवर्ड हैं। तो इतनी सारी जो मतलब लाइक आप जीना ही नहीं चाहते 21st सेंचुरी में, तो आपके वही हाल होंगे जो आज हैं और खराब ही होते जाएंगे, कोई सुधार की गुंजाइश लगती ही नहीं है। अच्छा, आप जैसे इसमें लोग कोशिश कर रहे हैं, बट जो मेन जो नैरेटिव है पाकिस्तान का और जो पॉपुलेशन जो सपोर्ट करती है, वो वही फ्यूडल माइंडसेट और मिडिल एजेस के नैरेटिव को सपोर्ट करती है। और ये अच्छा, इमरान खान की पॉपुलैरिटी से आपको दिख जाता है कि इमरान खान इज सो पॉपुलर इन पाकिस्तान, इट शोज व्हाट पीपल वांट। अच्छा, एंड इमरान खान इज अ हार्डकोर इस्लामिस्ट। और जैसे कि आपने पहले कहा कि आपने मेरे से पूछा कि पाकिस्तानी मूवमेंट कैसे जो है वो अनडेमोक्रेटिक था या एंटी डेमोक्रेटिक था, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदूज क्या कह रहे थे। हिंदूज तो इक्वालिटी की बात कर रहे थे, हिंदूज तो वन मैन वन वोट, वन पर्सन वन वोट की बात कर रहे थे। पर पाकिस्तानी मुस्लिम्स को पाकिस्तान तो उस टाइम था नहीं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, सारे नहीं, काफी सारे सेक्युलरिज्म और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फेवर में भी थे, स्पेशली पठान, खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद, ये लोग। बट ओवरवेलमिंग मेजोरिटी दे सपोर्टेड द पाकिस्तान मूवमेंट। तो वो इसीलिए अनकंफर्टेबल थे कि यहाँ तो हिंदू मेजोरिटी में आ जाएंगे। तो पर हिंदूज तो इक्वालिटी की बात कर रहे थे, हिंदूज को अपने लिए स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं बोल रहे थे, जैसा कि मलेशिया में आपको देखने को मिलता है कि मलेशिया में भूमिपुत्रा का कंसेप्ट है, जिसको पूरी दुनिया आज क्रिटिसाइज करती है कि इट्स अ फॉर्म ऑफ एथनिक एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। यूनाइटेड नेशंस क्रिटिसाइज करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि लाइक पूरे एशिया में जो है, पाकिस्तान में देखिए क्या हाल है, अफगानिस्तान में देखिए क्या हाल है, ईरान में देखिए क्या हाल है। इवन ईरान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा है कि कोई ईरान में तो कोई नॉन सुन्नी भी नहीं बन सकता, नॉन शिया भी, आई एम सॉरी, नॉन शिया नहीं बन सकता है प्रेसिडेंट। तो ईरान में देखिए क्या हाल है। So, but India is a shining beacon of democracy and secularism in Asia. जब एशिया में आप देख सकते हैं इस्लामिक थियोक्रेसीज हैं, कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप्स हैं, बट इंडिया इज अ शाइनिंग बीकन ऑफ डेमोक्रेसी। और इजराइल भी काफी हद तक डेमोक्रेटिक है। इजराइल जो मेन, मैं पैलेस्टाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गाजा स्ट्रिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इजराइल जो मेन लैंड इजराइल है उसकी बात कर रहा हूँ। वहां आप देखिए किस हद तक जो है डेमोक्रेटिक राइट्स अवेलेबल हैं और मुसलमानों को पूरी आजादी है वहां पे इजराइल में। वहां पर मुसलमान मस्जिद बना सकते हैं, अपनी नमाजें पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मुस्लिम्स के अगेंस्ट वहां पे इजराइल में। सो अच्छा ऋषि, इजराइल से मैंने भी पाकिस्तानी को काफी कुछ सीखना चाहिए कि जो अच्छी चीजें हैं इजराइल में। हाँ, ह्यूमन राइट्स के मसले हैं इजराइल में, आई एक्सेप्ट दैट, बट काफी अच्छी चीजें भी हैं। वहां की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप देखिए, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप देखिए, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। वहां का पर कैपिटा इनकम देखिए, इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री, इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्री है। सो काफी कुछ चीजें सीखी जा सकती हैं इजराइल से भी।